हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेसन जिसका नाम है कंजंक्शन। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये कंजंक्शन एक्चुअली होता क्या है, कंजंक्शन किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एवरीवन, बोला जा रहा है कि कंजंक्शन अलग से कुछ नहीं है। कंजंक्शन किसी वर्ड को ही बोलते हैं, हम किसी शब्द को ही बोलते हैं, या फिर कंजंक्शन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। कंजंक्शन एक शब्द हो सकता है, एक से अधिक शब्दों का एक समूह भी हो सकता है। ठीक है, शब्द है या शब्द का समूह है। आइए सुनिए करता क्या है। वो ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है या कनेक्ट करता है। ठीक है, वो वर्ड या शब्दों का वो समूह जो ज्वाइन करे, कंबाइन करे या कनेक्ट करे, मतलब जोड़े। ठीक है, किसको? दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। समझ में आ रही है बात? तो कंजंक्शन को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कनेक्टर, है ना, विच कनेक्ट्स, कंबाइनर विच कंबाइंस, जॉइनर विच जॉइंस। तो जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में। आप इसको हिंदी में योजक कह सकते हैं, संयोजक कह सकते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने सुना इस मीनिंग में, इस डेफिनेशन में कि ये दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करता है। आइए सबके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है रवि एंड गोपाल आर माय स्टूडेंट्स। रवि और गोपाल मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छात्रगण हैं। तो ध्यान से देखिए इस सिंबल को, ये एवरीवन एंड का सिंबल है। ठीक है, AND एंड का वो सिंबल है, चिन्ह है। ये किस लिए यूज हुआ है? वो यूज हुआ है रवि को गोपाल से कनेक्ट करने के लिए। वो यूज हुआ है रवि और गोपाल को कनेक्ट करने के लिए। देखिए, अगर एंड नहीं यूज होता, अगर आप एंड का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको अपनी बात, ये वाली बात दो सेंटेंसेस में कहनी पड़ती। कैसे कहनी पड़ती? रवि इज माई स्टूडेंट, गोपाल इज माई स्टूडेंट। ठीक है, तो जब आप एक से अधिक सेंटेंस का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस थोड़ा लंबा, आपकी बात थोड़ी लंबी हो जाती है, समय आपको ज्यादा लगता है। ठीक है, तो समय ज्यादा आपको ना लगे, समय आपका बचे, इसीलिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल मेनली करते हैं। तो रवि इज माई स्टूडेंट, गोपाल इज ऑल्सो माई स्टूडेंट कहने से बेहतर है कि आप सीधा कहें रवि एंड गोपाल आर माई स्टूडेंट्स। तो इस एग्जाम्पल सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एंड जो कि कंजंक्शन है, उसने दो शब्दों को जोड़ा है, उसने दो नाउन को जोड़ा है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल सेंटेंस को भी देखिए ध्यान से। People's ignorance and population explosion are two interrelated problems। ये सेंटेंस है। क्या मतलब इस वाक्य का? कि लोगों की अज्ञानता और जनसंख्या विस्फोट, लोगों की अज्ञानता और जनसंख्या विस्फोट दो इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे से अंतर संबंधित समस्याएं हैं। ठीक है एवरीवन, तो इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि एंड के उस सिंबल को मैंने यूज किया है। अगर वो यूज हुआ है मतलब कंजंक्शन यूज हुआ है, जोड़ने का कार्य हुआ है, कनेक्ट करने का काम हुआ है। लेकिन देखिए इस बार डिफरेंट क्या है, इस बार पीपल्स इग्नोरेंस को जोड़ा गया एवरीवन, किससे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। ठीक है, तो पीपल्स इग्नोरेंस और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दो शब्द हैं। ठीक है, तो एक से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं एवरीवन। तो इस एग्जांपल सेंटेंस में हमने दो फ्रेजेस को जोड़ा है। जैसा कि उस डेफिनेशन में आपने देखा सुना कि सिर्फ दो शब्दों को ही नहीं, दो फ्रेजेस या दो से अधिक फ्रेजेस को भी जोड़ता है कंजंक्शन। चलिए आगे बोला गया है कि दो क्लॉजेस या दो से अधिक क्लॉजेस को भी कनेक्ट करता है। उसके एग्जाम्पल देखते हैं। She said that she would meet me। देखिए, ये है पहला क्लॉज और ये है दूसरा क्लॉज। क्लॉज एवरीवन सेंटेंस के पार्ट को ही बोलते हैं, वाक्य के भाग को ही कहते हैं क्लॉज, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, है ना। जैसे कि देखिए इस क्लॉज में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो दो क्लॉजेस को आप देख सकते हैं इस एग्जांपल सेंटेंस में कनेक्ट किया गया है, किसके माध्यम से? दैट के माध्यम से। आ रही बात समझ में? तो यहां इस थर्ड एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि दो क्लॉजेस को भी कंजंक्शन ने कनेक्ट किया है, कंबाइन किया है, ज्वाइन किया है।
चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जहां पर आप देखेंगे दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन से जुड़ता हुआ। देखिए, he is rich but he is not happy, he is rich but he is not happy। देखिए, तो एक सेंटेंस हुआ he is rich, दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य हुआ he is not happy, और उन दोनों को कनेक्ट किया किसने? बट ने। अगर आप कंजंक्शन को यूज नहीं करेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेंटेंस पृथक हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, उसको बोलने में आपको समय ज्यादा लगेगा, तो आपका समय बचे। बेसिकली इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन का, और जोड़ने के लिए ऑब्वियसली किसको? तो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। ठीक है, मोर देन वन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक सेंटेंस, एक पूरा एक वाक्य ही इज रिच, और ये भी पूरा एक वाक्य ही इज नॉट हैप्पी, और उन दोनों को कनेक्ट किया बट नाम के कंजंक्शन ने, बट नाम के एक वर्ड ने। सो ये है एवरीवन कंजंक्शन का मीनिंग, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। अब ये सुन लेने के बाद सीधा हम लोग आते हैं टॉपिक पर, सीधा आते हैं हम लोग उन सारे पॉइंट्स पर जिस पर बेस सवाल बनाए जाते हैं और हमारे एग्जाम्स में, हमारे जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एवरीवन, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? कोरिलेटिव कंजंक्शन को। अच्छा, ध्यान देने की चीज ये है कि कोरिलेटिव में आर सिंगल नहीं डबल होता है। सो पहला पॉइंट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस को। कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलिए या पेयर ऑफ कंजंक्शंस बोलिए, एक ही बात है। कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलिए या पेयर ऑफ कंजंक्शंस बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, पेयर का मतलब आपको मालूम है युग्म होता है, जोड़ा होता है, दो होता है। ठीक है, तो इन चारों को एवरीवन पेयर ऑफ कंजंक्शन कहा जाता है। बात को समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अकेले नहीं, दूसरे शब्द के साथ। अब देखिए, ईदर जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये प्रोनाउन का काम करता है, लेकिन अगर इसको कंजंक्शन का काम करना है तो इसको और का साथ लेना पड़ेगा। वैसे ही बोथ है। बोथ क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्वालिफाई करने वाला वर्ड से। अगर इसको कभी कंजंक्शन का काम करना है तो इसको एंड का साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, नीदर और नॉट ओनली के साथ भी वही बात है एवरीवन। तो वो अकेले कभी जोड़ने का काम नहीं करेंगे, अकेले इंडिविजुअली उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, किसी और टाइप ऑफ वर्ड का होता है। लेकिन अगर उनको कंजंक्शन का काम करना है तो उनको किसी दूसरे कंजंक्शन का साथ लेना पड़ता है। तो अकेले नहीं काम करते हैं वो, है ना, दूसरे कंजंक्शन के साथ मिलके काम करते हैं, इसीलिए उनको पेयर ऑफ कंजंक्शन कहते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। चलिए, अब ये जो चार पेयर ऑफ कंजंक्शन है एवरीवन, इसके बारे में तीन बातें हैं। हाउ मेनी? यस, 3। अब उन तीनों बातों को बड़े ध्यान से सुनना है आपको। बड़े ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि मैं उसको लिखाने वाला नहीं हूं, है ना, मैं उसको लिखने वाला नहीं, मैं उसको बोलूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और फिर बोलने बताने के बाद आपसे यहां एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछूंगा। तो ध्यान देना है आप सबको तीनों बातों पर। पहली बात क्या है एवरीवन? देखिए, पहली बात बोला जा रहा है कि पेयर ऑफ कंजंक्शन में आपको यहां जो चार दिख रहे हैं, तो लेफ्ट वाले की जोड़ी हमेशा राइट वाले के साथ ही बनेगी। कहने का मतलब कि इधर का जोड़ीदार हमेशा और ही होगा, कोई और कंजंक्शन नहीं। बोथ का जोड़ीदार एंड ही होगा, कोई और कंजंक्शन नहीं। नीदर के साथ नॉर की ही जोड़ी बननी चाहिए, और नॉट ओनली के साथ जुगलबंदी करने बट ऑल्सो ही आएगा, कोई और कंजंक्शन नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। ये था पहला पॉइंट, ये थी पहली बात। अब सुनिए दूसरे पॉइंट को, दूसरी बात को। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात क्या है एवरीवन? दूसरा पॉइंट, दूसरी बात क्या है एवरीवन, कि ये जो पेयर ऑफ कंजंक्शंस हैं, ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये एक ही टाइप के वर्ड्स को जोड़ते हैं, ये एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। ये नाउन को नाउन से ही जोड़ेंगे या नाउन को प्रोनाउन से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही जोड़ेंगे, वर्ब को वर्ब से ही जोड़ेंगे, एडवर्ब को एडवर्ब से ही जोड़ेंगे। ठीक है, so what is the second point? Yes, the second point is these pair of conjunction add, join or combine similar kinds of words. Okay, got it? Now listen to the third point. तीसरे पॉइंट को सुनने बड़े ध्यान से एवरीवन। तीसरी बात इन सब के बारे में क्या है? तीसरी बात इन सब के बारे में ये है कि ये पेयर ऑफ कंजंक्शन
ये पेयर ऑफ कंजंक्शन जिनको कि को रिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है, ये जिनको जोड़ते हैं ना, जिस भी शब्द को जोड़ते हैं उनके ठीक पहले यूज होते हैं। ये जिनको जोड़ेंगे उनके ठीक पहले यूज होंगे। मतलब इन पेयर ऑफ कंजंक्शन का पोजीशन भी मायने रखता है, इनका पोजीशन भी आपको ध्यान में रखना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जो 3 बातें मैंने आपको बताई है वो चेक कर लेते हैं कितना आप समझे हैं, सुने हैं। चलिए एवरीवन, तो एग्जाम्पल्स आ चुके हैं हमारे सामने, ये टेस्ट करने को कि आप कितने ध्यान से उन तीनों पॉइंट्स को सुन रहे थे। देखिए पहला सेंटेंस है जॉन इज बोथ टॉल एज वेल एज हैंडसम। चलिए बताइए सब लोग, ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट? ठीक कहा आपने, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कौन सा शब्द गलत है? जी हाँ, सही जा रहे हो, एज वेल एज गलत है, एज वेल एज गलत है। ठीक है, कारण है बोथ, तो बोथ का जोड़ीदार एवरीवन एज वेल एज नहीं होता है, बोथ का जोड़ीदार एंड होता है। तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस था। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? जॉन इज बोथ टॉल एंड हैंडसम, ना कि टॉल एज वेल एज हैंडसम। ठीक है, एज वेल एज गलत होगा, बोथ के साथ एंड की जोड़ी बनती है ना, ये पहले पॉइंट में बताया गया आपको। बोथ के साथ एंड की, इधर के साथ और की, नीदर के साथ नॉर की, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो की। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, मेरी इज नॉट ओनली गुड बट वाइज। ठीक है, बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट? सही जा रहे हो आप लोग, ये भी इनकरेक्ट है। अब क्योंकि नॉट ओनली का इस्तेमाल किया गया है तो उसका जोड़ीदार सिर्फ बट नहीं होता है, बट ऑल्सो होता है। नॉट ओनली का जोड़ीदार कौन होता है? बट ऑल्सो। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मेरी इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो वाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस को देखते हैं। नीदर ही नॉर हिज वाइफ हैज अराइव्ड, नीदर ही नॉर हिज वाइफ हैज अराइव्ड। ध्यान दे रहे हैं? अभी बताइए आप लोग, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ना, नीदर के साथ नॉर की जोड़ी बनी है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चौथे एग्जाम्पल सेंटेंस को सुनते हैं। तो तीसरे सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तीसरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। चलो चौथे एग्जाम्पल सेंटेंस को सुनते हैं। चौथे एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या है? यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, क्या कहते हैं, सही है कि गलत? अब जितने लोगों को लग रहा है कि सही है, वो उनको बड़े ध्यान से इसको देखने पढ़ने समझने की जरूरत है। ईदर के साथ और की जोड़ी बनती है, ठीक है, सही बात है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं ध्यान देना है, और भी चीजों को देखना है। 2 और बातें बताई गई हैं आपको। ये भी बोला गया है कि सेम काइंड्स ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं पेयर ऑफ कंजंक्शन, और ये उनका पोजीशन भी ध्यान में रखने को बोला गया है आपको। तो चलो पहले इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? सेंटेंस कहना चाहता है कि यू मस्ट टेल मी, आपको मुझे बताना चाहिए, है ना। या तो पूरी कहानी सुनाइए, या तो पूरी कहानी सुनाइए, और नहीं तो फर्स्ट हाफ ही बता दीजिए। मन है आपका तो पूरी कहानी सुना दे, नहीं तो फर्स्ट हाफ बता दे। तो मीनिंग सुन के क्या लग रहा है आपको कि इधर और का इस्तेमाल किस लिए हुआ है? अब सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, जोड़ने के लिए हुआ है। ये बताइए किसको किससे जोड़ने के लिए हुआ है? बताइए बताइए, देखिए, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी, और ये इट की यहां पे जरूरत नहीं है। देखिए, तो एटलीस्ट द हाफ ऑफ इट को जोड़ा जा रहा है किससे? द होल स्टोरी से, है ना। किससे जोड़ा जा रहा है एवरीवन? द होल स्टोरी से। मतलब 2 फ्रेजेस को यहां पे जोड़ा जा रहा है। पहला फ्रेज है द होल स्टोरी, और दूसरा फ्रेज है एटलीस्ट द हाफ ऑफ इट, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो 2 फ्रेजेस को कनेक्ट किया जा रहा है एवरीवन ईदर और का इस्तेमाल करके। अब देखिए, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट के पहले और तो आ गया, ध्यान दे रहे हैं? एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट के पहले और तो आ गया। द होल स्टोरी के ठीक पहले आना चाहिए था ना ईदर को, आया है क्या? यही गलती है, ईदर का पोजीशन इस सेंटेंस में गलत है।
मैंने कहा है आपको, तीसरी बात मैंने यही कही थी कि पेयर ऑफ कंजंक्शन का पोजीशन भी मायने रखता है, वो जिनको जोड़ेंगे उनके ठीक पहले आएंगे। देखिए ये जो और था वो तो ठीक पहले आया हुआ है, उस पार्ट के पहले, उस फ्रेज के पहले जिसको वो जोड़ने आया है। तो उसी प्रकार इधर को आना चाहिए था ना द होल स्टोरी के पहले, नहीं आया, यही इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्शन है। तो हाउ टू करेक्ट इट? अभी क्या करेंगे, इधर को वहां से उठा के यहां पे लिखेंगे, इधर को वहां से उठा के यहां पे लिखेंगे, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। समझ में आ रही है बात? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम लोग खूब एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है, खूब सवाल पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल और है, ध्यान देना इस पर भी। ही इज बोथ सिंसियर एंड पंक्चुअलिटी। क्या लगता है, सही है कि गलत? अब आप सिर्फ ये देखोगे कि बोथ के साथ एंड की जोड़ी बनती है, बनी है, और ये सेंटेंस सही है, तब फिर आप गलत हो। ये भी तो देखो कि बोथ और एंड किसको किससे जोड़ रहा है, बोथ और एंड यहां पे जोड़ रहा है किसको, सिंसियर को पंक्चुअलिटी से। क्या ये सही है? अब आप समझिए, देखिए, सुनिए, सिंसियर जो है ये एडजेक्टिव है, विशेषण, ठीक है, विशेषता बतलाने वाला, गुण बतलाने वाला शब्द है। और पंक्चुअलिटी को हिंदी में कहते हैं पाबंदी। दिस इज अ नाउन, ये नाउन है, नाम में संज्ञा है, तो ये है नाउन। अब बताइए, एडजेक्टिव और नाउन एक ही प्रकार के शब्द हैं क्या? तो ये पेयर ऑफ कंजंक्शन अलग अलग शब्दों को भी जोड़ देता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। हाउ टू करेक्ट इट, कैसे ठीक करें इसको? सो ही इज बोथ सिंसियर एंड पंक्चुअलिटी। तो अब ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव से ही जुड़ेगा ना, ठीक है। तो ये पंक्चुअलिटी जो शब्द है ये गलत है, ठीक है, यहां पे पंक्चुअलिटी नहीं, यहां पे पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी नहीं, यहां पे पंक्चुअल होना चाहिए। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही जोड़ा जाना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज बोथ सिंसियर एंड पंक्चुअल, ठीक है। तो वो सिंसियर भी है, तत्पर भी है, और पाबंद भी है, समय का पाबंद भी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है सर, आपने एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट किया, लेकिन एक ही प्रकार के शब्द को जोड़ते हैं ना हम तो नाउन को भी नाउन से जोड़ सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? बिल्कुल कर सकते थे। तो सर नाउन को भी नाउन से तो जोड़ के दिखाइए। बोले ठीक है, वैसे भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो जो मेन वर्ब है ना, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें सेंटेंस को फिर इस तरह से लिखना पड़ेगा, ही हैज बोथ सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी, अब मेन वर्ब के रूप में हैज यूज होगा, तभी यहां पर इन दोनों जगह पर नाउन आएंगे, तब बोथ और एंड दोनों मिलके नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ेगा, ठीक है। तो हम नाउन को भी नाउन से जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर हमें मेन वर्ब चेंज करना पड़ेगा सेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, ठीक है एवरीवन। तो क्लियर है, पेयर ऑफ कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्लियर है, क्लियर होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। वो उन चारों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उनको समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के तरफ। सेकंड पॉइंट भी एवरीवन कुछ जोड़ियों की ही बात कर रहा है। क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए, सुनिए, समझिए, सीखिए। कहा जा रहा है कि नॉट हो, नॉट ईदर हो या नेवर हो, नॉट हो, नॉट ईदर हो या नेवर हो, उसकी जोड़ी और के साथ ही बननी चाहिए, नॉर के साथ नहीं। बात समझिएगा, नीदर होता है, नीदर, NEITHER, नीदर, तो उसके साथ जोड़ी नॉर की बनती है, लेकिन इनमें से कोई एक होगा तो उसकी जोड़ी और के साथ बनेगी। क्लियर? याद रखना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, I did not speak to her or write to him. मैंने ना तो उससे बात की है, ना ही उसको पत्र लिखा है, ठीक है। तो देखो, नॉट का इस्तेमाल हुआ है, और उसके साथ जोड़ी द्वार बनने कौन आया? ध्यान से देखो, और आया है। ये अगर नॉर आएगा तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुन ही रहे हैं आप, बहुत सिंपल बात है कि इन तीनों का जोड़ीदार कौन होगा? और ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज नॉट ईदर वेरी टॉल नॉट वेरी शॉर्ट। सेंटेंस कह रहा है कि वो ना तो बहुत लंबी थी, ना ही बहुत छोटी थी, है ना, मतलब मीडियम साइज की थी, मीडियम हाइट की थी, ठीक है एवरीवन। अब देखो,
फिर से इस्तेमाल हुआ है नॉट का। यहां पे सिर्फ नॉट नहीं है, नॉट ईदर है, थोड़ा ध्यान देना। सिर्फ नॉट नहीं, नॉट ईदर है। हालांकि नॉट ईदर का भी मतलब नीदर ही होता है, लेकिन पॉइंट क्या है, रूल क्या है कि नॉट ईदर के साथ और आना चाहिए, नॉर नहीं आना चाहिए। अब देखो यहां नॉर लाया गया है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। नॉर को रिमूव करके और को लाएंगे, है ना, और से उसको रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके सेंटेंस इंप्रूव होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। चलो तीसरे एग्जाम्पल सेंटेंस को भी देख लो लगे हाथ। एग्जाम्पल क्या है, शी हैज नेवर मेट हिम और विजिटेड हिम। क्या मतलब हुआ कि वो उससे कभी नहीं मिली है, ना तो वो उससे कभी मिली है, ठीक है, या ना तो वो उसके कभी पास गई है, मतलब खुद से मिली भी नहीं है, उसके पास गई भी नहीं है। तो नेवर का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख लो नेवर का जोड़ीदार कौन है, और है। तो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो नीदर के साथ नॉर होता है, नॉट के साथ, नॉट ईदर के साथ, नेवर के साथ और होता है। तो ये है एवरीवन पॉइंट नंबर 2। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। आइए एवरीवन अब पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि वो आपको क्या समझाने आया है। देखिए पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि एक वर्ड है एज, ठीक है, तो उसकी भी जोड़ी एज से ही बनती है। एज की जोड़ी एज के साथ बननी चाहिए, ठीक है। किस लिए? ऑब्वियसली जोड़ने के लिए, है ना, दो शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एज की जोड़ी एज के साथ बनेगी। सो की भी जोड़ी बनती है एज के साथ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एज की जोड़ी एज के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में भी बनती है और निगेटिव सेंटेंसेस में भी बनती है। सकारात्मक वाक्यों में भी बनती है और नकारात्मक वाक्यों में भी बनती है। मतलब उन सेंटेंस में बनेगी जिसमें कार्य के होने की बात होगी, काम के होने की बात होगी, और उन सेंटेंसेस में भी बनेगी जिसमें कार्य के नहीं होने की बात होगी, ठीक है। अच्छा, सो की जोड़ी एवरीवन ध्यान दीजिएगा, सो की जोड़ी सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही बनेगी। सो की जोड़ी एज के साथ सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही बनेगी, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं बनती है। अगर आपने बना दिया तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, और ये भी देखिए, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं तो थोड़ा हिंदी में भी समझे कि जब ऐसा होगा, एज की जोड़ी एज के साथ बनेगी या सो की जोड़ी एज के साथ बनेगी, तो जो हिंदी सेंटेंस होगा हमारा उतना जितना का सेंस आएगा, है ना, उतना जितना का सेंस आएगा, ठीक है। जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, बेसिकली दो चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं। देखिए, ही इज सो टॉल एज यू, ही इज सो टॉल एज यू बोलिए, यू आर बोलिए, बात बराबर है। आर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब आप आर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो वो उतना ही लंबा है जितने की आप हैं। आप सबको बताना है ये सेंटेंस सही है कि गलत। ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, वाक्य सकारात्मक है, काम के होने की बात हो रही है, काम के, एक्शन के या स्टेट के होने की बात हो रही है, नहीं होने की बात नहीं हो रही है। तब सो की जोड़ी भैया एज के साथ नहीं बनेगी। द सेंटेंस इज रॉन्ग, हाउ टू करेक्ट इट? सो के बदले लाना पड़ेगा आपको किसको? यस, एज को। सो ही इज एज टॉल एज यू, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। आइए सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस को सुनिए, ही इज नॉट एज टॉल एज यू। बताइए बताइए बताइए, सही है कि गलत है? तो ये सेंटेंस सही है ना। देखिए, एज की जोड़ी एज के साथ बनी है, तो यार एज की जोड़ी एज के साथ तो हर टाइप के सेंटेंस में बन सकती है ना। पॉजिटिव में बनी है, निगेटिव में भी बन सकती है, ठीक है। पाबंदी किस पर था? पाबंदी था कि सो की जोड़ी एज के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं बननी चाहिए। चलो एक और एग्जांपल, इस पे भी ध्यान देना। He is not so tall as you, उतना लंबा नहीं है जितने की आप है। सेंटेंस नेगेटिव है, सो की जोड़ी एज के साथ बनी हुई है, बताना है आप सबको सही है कि गलत है। यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, अगर इस पॉइंट को समझ गए हैं तो आइए दो और एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ, इस पे भी कॉन्सेंट्रेट करिए। एज यू सो शैल यू रीप, ठीक है। आप बताइए, देखिए यहां पे एज की जोड़ी बनी है सो के साथ, सही है कि गलत? ऊपर थोड़ा देख लीजिए, ऊपर देख के बताइए, एज की जोड़ी सो के साथ बनेगी क्या? यहां तो एज की एज के साथ बन रही है, सो के साथ एज की बन रही है, लेकिन एज की सो के साथ तो नहीं बताया गया है।
तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि ये सेंटेंस गलत है, मैं बता दूं उनको कि ये सेंटेंस सही है। ये एक्चुअली एवरीवन चौथा पॉइंट है, अगला पॉइंट है जिसमें ये बताया समझाया जाता है आपको कि एस की जोड़ी, ये क्या लिख रहा हूं मैं, यू लिख रहा हूं, देखिए एस की जोड़ी सो के साथ बनती है ना, लेकिन जो सेंस आता है वो डिफरेंट हो जाता है। सेंस फिर आता है जैसा वैसा का, ठीक है। वहां पे सेंस क्या आ रहा था, उतना जितना का, उतनी जितनी की, और यहां पे सेंस आएगा जैसा वैसा जैसी वैसी का। देख लो इसका मीनिंग, समझ लो, सुन लो, ये प्रोवर्ब है, कहावत है, एट यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा। एक और एग्जाम्पल है, एज अ फादर लव्स हिज चिल्ड्रन सो डज गॉड लव मैनकाइंड। क्या मतलब हुआ, जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं वैसे ही भगवान पूरी मानव जाति से प्यार करते हैं, जैसा वैसा। एस की जोड़ी सो के साथ बनेगी इस केस में, इस कंडीशन में। आइए चौथे पॉइंट के बाद अब बारी है पांचवें पॉइंट की। देखिए पांचवें पॉइंट में ना दो शब्द हैं हमारे पास, एक है ऑल्दो और दूसरा है दो। एक है ऑल्दो और दूसरा है दो, ध्यान दे रहे हैं क्या? यस। अब इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक ही मीनिंग होता है। हिंदी में हम कहते हैं यद्यपि, ऑल्दो या दो को हिंदी में कहते हैं यद्यपि या हालांकि, यद्यपि या हालांकि। पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि इन दोनों में से किसी एक का जोड़ीदार येट होगा। कौन होगा? येट होगा। और ध्यान दीजिएगा, बट नहीं होना चाहिए कभी भी। अक्सर बट देकर ही सवाल बनाया पूछा जाता है हमसे एग्जाम में। यस, पे अटेंशन हियर ऑन द एग्जांपल। ऑल्दो शी वाज नॉट गिल्टी बट, आगे ना बट, शी वाज पनिश्ड। हालांकि वो गिल्टी नहीं थी, दोषी नहीं थी, फिर भी उसको दंडित किया गया, उसको सजा दी गई। तो अब ऑल्दो का जोड़ीदार एवरीवन बताइए, बट बनेगा क्या? ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे? बट को रिमूव करके येट को यूज करेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ऑल्दो शी वाज नॉट गिल्टी येट शी वाज पनिश्ड। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। बताइए, देखिए दो है, ठीक है, इसकी जोड़ी किसके साथ बननी चाहिए? येट के साथ, बट के साथ नहीं। लेकिन यहां पे क्या यार, यहां तो बट भी नहीं येट भी नहीं है। क्या लगता है ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस सही है। ठीक है, बात को सुनिए समझिए। ऑल्दो या दो के साथ येट की जोड़ी बनती है, सही है, लेकिन येट के बदले कॉमा भी यूज हो सकता है ना। सीखने की चीज ये है, सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस हमें बता रहा है कि येट के बदले हम सिर्फ कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सिर्फ कॉमा से भी बात बन जाएगी, नो नीड टू ऐड येट। तो दोनों में से कोई एक ही होगा, ऐसा ना कि दोनों यूज कर दीजिए। ठीक है एवरीवन, ओके। चलिए, तो आपने सुना कि इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, यद्यपि हालांकि। दोनों के साथ येट की जोड़ी बनती है सॉरी। अब क्या है, ठीक है, वो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द तो दो है ना एवरीवन। शब्द दो है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, है ना, क्योंकि बिना डिफरेंस के कोई दूसरा शब्द बनता नहीं। तो आइए मैं आपको बता दूं कि दो और ऑल्दो में क्या अंतर होता है। ध्यान देना, थोड़ा इधर ध्यान देना। देखो एवरीवन, चार चीजें हैं। एक है एज, दूसरा है इवन, तीसरी चीज है एडजेक्टिव, और चौथी चीज है एडवर्ब। चार चीजें हैं, एज है, इवन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। बोला जा रहा है कि इन चारों के बाद दोनों में से कोई एक ही आता है। इन चारों के बाद दोनों में से कोई एक ही आता है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, है ना, और अपने अंग्रेजी के ज्ञान को थोड़ा टटोलिए। तो देखियो तो पता कर पा रहे हैं क्या कि इन चारों के साथ कौन आता है? तो क्या सुना है आपने? एज दो सुना है कि एज ऑल दो सुना है? इवन दो या इवन ऑल दो? और किसी एडजेक्टिव एडवर्ब की बात क्या सुना है आपने? तो इन चारों चीजों के बाद एवरीवन सिर्फ दो ही आता है, ऑल दो कभी नहीं आता है। सो एज दो ही होता है, एज ऑल दो नहीं होता। इवन दो ही होता है, इवन ऑल दो नहीं होता। और एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद भी दो ही आना चाहिए, ऑल दो नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है ना, यूज का, फंक्शन का डिफरेंस है कि इन चारों शब्दों के बाद दो यूज होगा, ऑल दो यूज नहीं होगा। यहां पे सवाल बनाया जाता है, पूछा जाता है, जैसे कि देखिए यहां पे मैंने बना रखा है, टायर्ड ऑल्दो आई वॉज, आई डिडंट स्टॉप वॉकिंग। हालांकि मैं थका हुआ था,
मैं थक गया था, फिर भी मैंने काम बंद नहीं किया, काम मैं करता रहा। देखिए अब ये टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब उसके बाद ऑल्दो का इस्तेमाल हुआ है, बताइए सही है? यही तो गलत है, यहां पे ऑल्दो नहीं, दो होना चाहिए। और दो के बदले आप एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो के बदले आप एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टायर्ड दो आई वॉज बोलिए, या टायर्ड एज आई वॉज बोलिए, एक ही बात होगी। टायर्ड दो आई वॉज, आई डिडंट स्टॉप वर्किंग। टायर्ड एज आई वॉज, आई डिडंट स्टॉप वर्किंग। ठीक है, ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 5। चलिए